नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। जितनी भी परीक्षाएं हमने आपने पढ़ाई से जुड़ी हुई दी हैं, एक बात हमको प्रमुखता से अंडरलाइन करके सिखाई जाती थी कि पहले सरल सरल लगने वाले सवाल स्पीड से हल करिए और वक्त बचाकर रखिए ताकि कठिन सवाल हल किए जा सकें और उनमें यदि ज्यादा वक्त लग जाए तो भी हमारे पास मार्जिन रहे। और एक बात कि उन सवालों पर ज्यादा ध्यान दीजिए जो स्कोरिंग है, यानी उनमें नंबर ज्यादा आते हों। एमपी में बीजेपी उसी सिद्धांत पर काम कर रही है। पहले तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने महिलाओं, कर्मचारियों, किसानों से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की और उन्हें धरातल तक पहुंचाने में पूरी ताकत लगाई और अब बारी है जटिल मुद्दे सुलझाने की। अब जातियों को साधने की शुरुआत हुई है। हालांकि इसमें अपवाद है आदिवासी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब। उनके लिए तो भाजपा सरकार तब से जुटी हुई है जब से उन्होंने यहां पर कांग्रेस के बाद गवर्नमेंट बनाई थी। उनके लिए कितने कुछ प्रयास हुए इसे गिनाने में सूची लंबी हो जाएगी। लिहाजा आज बात करते हैं शेड्यूल कास्ट की। इस वर्ग ने 2013 के चुनाव में पार्टी को बम्पर सपोर्ट किया था। तब भाजपा ने जनजातीय समाज की 59 सीटें जीती थी, जिसमें 31 एसटी और 28 एससी सीटें थी और कांग्रेस को महज 15 और 4 मिली थी। यह आंकड़ा 2018 में बदल गया। 2018 में इन आरक्षित 82 सीटों पर बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ और पार्टी केवल 34 सीटें ही जीत सकी थी। इनमें 18 एससी और 16 एसटी शामिल थी। भाजपा अब उन्हीं सीटों पर फोकस कर रही है। संत रविदास मंदिर एक ऐसा संवेदी मसला है जो इस वर्ग के वोटर्स को आस्था के कारण बीजेपी की तरफ ला सकता है। तो आज बात करेंगे इसी मसले की कि क्या मंदिर को लेकर किए जा रहे प्रयास बीजेपी को पिछले नुकसान की भरपाई करा देंगे। क्या बीजेपी अब तक जो लकीर खींच चुकी है कई मसलों को लेकर, कांग्रेस उसे मिटा पाएगी या उससे बड़ी अपनी लाइन कर पाएगी। और यह भी कि यह वर्ग जो भाजपा कांग्रेस के अलावा बसपा को भी वोट करता था, इस बार भी उसी पैटर्न पर वोट करेगा क्या। बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए। एमपी में 4 दिशाओं से निकलने वाली कलश यात्रा सिर्फ संत रविदास के सम्मान में या उनका मंदिर बनाने की मुहिम नहीं है। इसे समझने के लिए किसी खास तरह की तालीम की जरूरत भी नहीं। दरअसल इसके पीछे वजह एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले हैं इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना और छतरपुर। दतिया, टीकमगढ़, भिंड, शाजापुर, श्योपुर में भी इनकी अच्छी खासी तादाद है। जाहिर है कि बहुत बड़ा वोट बैंक है। प्रदेश की 230 में से 82 सीटें रिजर्व हैं, जिनमें से 47 अनुसूचित जनजाति के लिए और 35 अनुसूचित जाति के लिए। बीते चुनाव में आरक्षित 82 सीटों पर बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था और पार्टी केवल 34 सीटें ही जीत सकी। इसमें 18 एससी और 16 एसटी शामिल थे, जबकि इसके उलट 2013 में यह संख्या 59 सीटों पर थी। 15 साल के शासन के बाद बीजेपी को सबसे बड़ा झटका पिछले चुनाव में ही लगा था। इसके बाद से ही बीजेपी दिन रात इन्हीं 2 वर्गों में अपनी तेजी से पैठ बनाने में जुटी है। संत रविदास जी महाराज के मंदिर का भूमि पूजन होगा, स्मारक बनेगा और मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है और आनंद है कि भूमि पूजन के कार्यक्रम के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी स्वयं पधार रहे हैं। कांग्रेस इन इलाकों में बहुत मजबूत हो ऐसा भी नहीं है। पिछले चुनाव में ये वर्ग बेशक आया कांग्रेस के साथ था, लेकिन कुछ तो बीच मझधार में ही पार्टी को छोड़कर चले गए और कुछ मन ही मन अब भी छिटक रहे। इस वर्ग को साधने में चुनौतियां दोनों ही दलों की समान है। कुछ जनजातीय अत्याचार की खबरों को कांग्रेस बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास जरूर करती है, लेकिन वो शोला के बजाय मामूली धुआं बनकर ही रह जाता है। दावा जरूर कांग्रेस कर रही है कि वर्ग उनके साथ था और रहेगा भी। रविदास जी और तुलसीदास जी अब ही क्यों याद आ रहे हैं? 18 सालों तक तो मनीदास याद आते रहे। अत्याचारों को लेकर दलितों पर जो आंकड़ा है एनसीआरबी का, वह कांग्रेस ने तो नहीं बनाया है। उसके जवाबदार कौन है? यही यात्रा निकालने वाले ना। तो उनसे जवाब लीजिए कि दलितों पर अत्याचार का जवाबदार कौन है।
वो दौर चले गए जब दलित आदिवासी वोटर्स एक खास पार्टी का स्थायी वोटर हुआ करता था। सभी को थोड़ा थोड़ा हिस्सा बिना अतिरिक्त प्रयास के मिल जाता था। बसपा तो इन पर अपना एक अधिकार समझती थी, लेकिन इस बार ये वर्ग किसको उपकृत करेगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये वर्ग लगभग सभी राजनीतिक दलों को अभी तो यही कह रहा है कि आइए आपका इंतजार था। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो सबसे पहले उन खास मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा देता हूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं सुरेंद्र चौधरी जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मंत्री भी हैं। बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी का। दूसरे मेहमान है राम डांगोरे, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और MLA भी हैं। बहुत स्वागत है राम जी का। तीसरे मेहमान है रंजन श्रीवास्तव, पत्रकारिता का बड़ा चर्चित चेहरा है और बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक है। रंजन जी का भी स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं राम जी से ही, क्योंकि उनका कार्यक्रम बड़ा होने वाला है वहां पर। तो राम जी, आपको उम्मीद है कि अगर प्रधानमंत्री जैसा जो आपके सबसे बड़े स्टार हैं, अगर वो किसी कार्यक्रम में आते हैं तो ये जो मसला है, ये आसपास के जिन जिलों का हमने अपने पैकेज में भी जिक्र किया, तो इस जनजाति, इस समाज के जो लोग हैं उन पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा और ये आपके पक्ष में आएंगे? भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति वर्ग हो चाहे अनुसूचित जाति वर्ग जी, दोनों वर्गों के सम्मान में अपने तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और साथ ही इन दोनों ही वर्गों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे टाइम पर खड़ी रही है जब कोई चुनावी वर्ष नहीं है, और हम उनके साथ में हमेशा खड़े रहे, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े रहे। और हमारी पार्टी का ध्येय वाक्य समरसता है और समरसता को फैलाने में, समरसता को स्थापित करने में जी जोर से हमारी पार्टी लगी हुई है। और यही कारण है कि भारतीय जनता में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के बनाया गया है, अनुसूचित जाति मोर्चा बनाया गया है, ताकि इस वर्ग के जो जनप्रतिनिधि जो नेतृत्व करता है उनको अछूता न छोड़ा जाए, उनको भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाया जाए, जिसके माध्यम से राम जी एक सप्लीमेंट्री ले लीजिए, मेरा एक सप्लीमेंट्री ले लीजिए कि ये तो आपके पास मोर्चे और ये सब पहले भी बने हुए थे, पहले भी आपने काम किया था। पिछले चुनाव में ये वर्ग क्यों नहीं आया आपके साथ वैसे तरीके से? उसके पहले नहीं आ रही थी। ऐसी कोई बात नहीं है, पिछले चुनाव में आया नहीं आया। 15 साल लगातार हमारी सरकार रही और कमलनाथ जी ने जो कर्जा माफी का जो भ्रम फैलाया, तो जो ट्राइबल पट्टी है 2 लाख कर्जे के चक्कर में वो लोग आ गए। अब इन्होंने कर्जा तो माफ किया, उल्टे किसानों को डिफाल्टर कर दिया, कई किसानों ने फांसी लगा ली, उसमें सुसाइड कर दिया, कई किसानों ने बैंकों की ढेल चढ़ने से बैंकों ने मना कर दिया उन लोगों को, तो झूठ के भ्रम में फैल गए। लेकिन वो सारा भ्रम उनका जो है टूट चुका है और ये दोनों ही वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, क्योंकि इन्होंने किसी का कर्जा माफ नहीं है। और ठीक है सर, पहले सवाल बहुत बढ़िया सुरेंद्र जी तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, शायद अगर पहुंच रही है सुरेंद्र जी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये कह रहे हैं कि सामाजिक समरसता फैला रहे हैं ये लोग, तो क्यों आप लोगों को तकलीफ हो रही है? कह रहे हैं भाई हम तो सामाजिक समरसता फैलाने के लिए ये आयोजन कर रहे हैं और उसमें प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। यदि अच्छी बात है, हम चाहेंगे कि जो भी राज्य में या केंद्र में सरकार में बैठता है ये उसका उत्तरदायित्व है, ये उसका कर्तव्य है और पूरी की पूरी प्रदेश की जनता का यह अधिकार है कि वह इस तरीके के कर्तव्यों के लिए सरकार को बाध्य करे। मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिरकार क्या वजह है कि इनको आज इस चुनावी वर्ष में, जबकि चुनाव के 100 दिन शेष बचे हुए हैं, उस वक्त इनको याद आ रही है सामाजिक समरसता की। बीते 4.5 सालों में जो इस वर्ग के संत महात्माओं के साथ अपमान हुआ, केंद्र के का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। यहाँ पर सागर ही नहीं, छतरपुर में ही कई ऐसे जिले हैं जहाँ संत शिरोमणि गुरु महाराज जी के, रविदास जी के मंदिरों को तोड़ा गया, उनमें रहने वाले संत महात्माओं का अपमान किया गया। संत रविदास जी महाराज के जो वंशज हैं, जो अनुयायी हैं, जो रक्त के लोग हैं, उनकी बच्चियों के बलात्कार हुए, उनके साथ अन्याय हुआ, उनको दी जाने वाले अन्य अधिकारों से वंचित किया गया, गैर बराबरी की गई। यहाँ तक कि इस बुंदेलखंड के रीजन में जहाँ की यह कार्यक्रम करने प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हैं, वहाँ पीने के पानी तक के लिए भेदभाव होता है, मंदिरों में भेदभाव होता है। तब कहाँ चली जाती है इनकी सामाजिक समरसता? अरे सामाजिक समरसता की ज्ञान बताने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ
इस राज्य की सरकार में बजट का प्रावधान है कि हर जिले में सामाजिक समरसता का प्रोग्राम होगा, लेकिन ना तो संत रविदास जयंती के अवसर पर, ना तो डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के अवसर पर ये सामाजिक समरसता क्यों नहीं होते? ठीक है सुरेश जी, पहले सवाल में आपको भी पर्याप्त वक्त दिया जितना मैंने राम जी को दिया था। एक बार मैं तीसरे मेहमान को इन कर लेता हूँ, आऊंगा सर, आऊंगा तीसरे मेहमान को इन कर लेते हैं। हमारे साथ बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं रंजन श्रीवास्तव, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आऊंगा सुरेश जी, आऊंगा। रंजन जी, आपको क्या लगता है ये जो आयोजन हो रहा है, ये उन्हीं आंकड़ों के लिए हो रहा है जो मैंने अभी यहाँ पर गिनाया कि भाई 2003 में बीजेपी के पास था, फिर माफ कीजिए 13 में था, फिर 18 में चला गया, अब ये पूरी कवायद उसी के लिए हो रही है? और दूसरा, क्या कांग्रेस वो अगर मान लो ये खालिस्तान है तो क्या कांग्रेस भर पाएगी कि बसपा भरेगी इस खालिस्तान को? नहीं प्रवीण जी, बिल्कुल सही बात है। जो 2018 का रिजल्ट था, भाजपा ने सरकार जरूर बना लिया 2020 में, लेकिन जब चुनाव में जा रही है 2023 में, तो उसके सामने 2018 है, दिमाग के पीछे 2018 दिख रहा है। जाहिर बात है। हाँ। और इसलिए दिख रहा है कि जब तक सपोर्ट रहा ट्राइबल का, शेड्यूल्ड कास्ट का, भाजपा लगातार सरकार में रही। 2008 में सीटें कम हुई थी, फिर भी भाजपा ने सरकार बनाई। अगर आपको 2003 से कंपेयर करेंगे बिल्कुल तो 8 में सीट कम हुई थी। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कांग्रेस थोड़ी मेहनत कर ली होती तो सरकार बना रहती। तो जो सरकार बच पाई या बन पाई बीजेपी का, इसलिए कि ट्राइबल और एससी का सपोर्ट था, भरपूर सपोर्ट मिला। फिर 2013 में सपोर्ट मिला और 18 आते बम्पर मिला मतलब 59 सीटें जीत जाए 82 में से बम्पर ही कहेंगे। प्रो इनकम्बेंसी बोला गया उसको। 2018 में भी देखा जाए तो जो भाजपा को सरकार गंवानी पड़ी, इसलिए गंवानी पड़ी, उसका एक पार्ट बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है जो माई कलाल का चला था। और माई कलाल इसलिए था कि शिवराज सिंह चौहान ने बोला कि आरक्षण जब तक हमें नहीं खत्म होगा, और वो माई कलाल कोई खत्म नहीं कर सकता। आपको याद होगा तो जो उनका स्टेटमेंट था वो दलितों और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए था, एससी ट्राइबल के लिए था। उसके बाद उनकी सीटें कम हुई, ग्वालियर चंबल में खासकर, जो काफी वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो फिर 2023 जब आ गया तो जाहिर है भाजपा को यह सोचना पड़ेगा कि माई कलाल के बाद भी हमारी सीट कम क्यों हो गई, ट्राइबल चले क्यों हो गए, एससी चले क्यों गए। तो आपका बिल्कुल सही बात है कि जो पिछड़े आंकड़े हैं उसको देखते हुए हर रीजन की एक एनालिसिस चल रही है, हर रीजन का स्कैन हो रहा है कि हम क्या करें, क्या फैक्टर थे वो हमसे चले गए और क्या हम काम कैसे लाए। वही मैंने परीक्षा से ही तुलना कर दी थी। राम जी को एक बार इन कर लेते हैं। राम जी, जो बात रंजन जी कह रहे हैं वो उस पर तो मैं आपका जवाब चाहूंगा ही। दूसरा, मैं ये बात भी जरूर समझना चाहूंगा कि ये जो वोटर है, जाहिर बात है कि भाई आप लोग एनजीओ नहीं हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, फाइनली तो वोट आपको भी चाहिए होगा। तो ये जो वोटर है ये पहले चला जाता था कहीं भी, हम पिछले 4 चुनाव का पैटर्न देख लें, हाँक दिए जाने वाले भाव में, अब वो बहुत एनालिटिकल है। अब वो बसपा को उस तरह से आप देखें तो क्रमशः वोट कम कर दिया। वो समझ गया कि भाई इससे हमको हासिल कुछ नहीं है, ये हमारा भला कर पाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे तो भला नहीं कर पाएंगे। इस बार आपको क्या लग रहा है कि बसपा की तरफ जाएगा, आपकी तरफ आएगा, या फिर वो जो पिछले चुनाव की आप भरपाई कर पाएंगे? मैं चाहता हूं विस्तार से बताइए। चुनाव में हार जीत होती रहती है और समरसता के साथ में सामान्य वर्ग हो, चाहे ओबीसी हो चाहे एससी हो, सबको लेकर के चलना, कोई सरकार हो, राजनीतिक पार्टी हो, ये नैतिक जिम्मेदारी होती है। उनकी आवश्यकताओं पूर्ति करना, उनके साथ में खड़े रहना और उनके लिए क्या हम अच्छा कर सकते हैं। ये भाई साहब अभी कह रहे थे चुनाव के टाइम पर इनको याद आ रही है, तो चुनाव पे आप भी तो आदिवासियों की यात्रा निकाल रहे हो, क्या आप झुटलाने का काम नहीं कर रहे हो, क्या आप भ्रम फैलाने का काम नहीं कर रहे हो, क्या आपको नहीं, जनता को नहीं दिख रहा कि चुनाव के टाइम पे ये निकल रहे हैं। हमने तब इस वर्ग के साथ में खड़े रहे जब वो नहीं था। हमने आदिवासी विकास यात्रा निकाली, टेंटिया मामा गौरव यात्रा निकाली। आगे कौन सा चुनाव था उस समय? उस टाइम पे भी ये लोग चिल्ला चोट कर रहे थे कि ये कर रहे वो कर रहे। अरे भाई तुम निकाल लेते। हमने भंवर कुआं चौराहे का नाम टेंटिया मामा के नाम, तुमको भी मौका मिला था, तुमको रख लेना चाहिए था। रानी दुर्गावती के नाम से ना निकाली, तुमको कर लेना चाहिए था। रानी कमलापति के नाम से हबीबगंज का नाम रखा, तुमको कर लेना चाहिए था। पैसा कानून जो आदिवासियों को थी,
इन्होंने केवल उस पर राजनीति करी, लेकिन उस नियम को पास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा। इनके पास में भी मौका था, 15 महीने की सरकार। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। दूसरे सवाल में भी बहुत वक्त दिया आपको राम जी, एक बार जवाब ले लेते हैं सुरेंद्र जी का। सुरेंद्र जी, जो आरोप लगा रहे हैं राम जी, आप उसका तो जवाब दे दीजिए। एक मेरा सवाल ले लीजिए, पिछले बार जो आपको फायदा हुआ, हम विषय के इर्द गिर्द रखेंगे, भले ही आप दोनों जो पॉलिटिकल गेस्ट हैं वो नहीं कबूल हैं इस बात को, लेकिन वोट बैंक तो है ही बहुत बड़ा। तो पिछला जो ग्वालियर चंबल का आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, वहां 2 फैक्टर काम किए, एक सिंधिया और दूसरा एससी। इस बार तो दो आपके साथ, दोनों में एक तो नहीं है, दूसरे आएंगे कि नहीं ये भी बता दीजिएगा। देखिए, मैं सबसे पहली चीज तो इस बात से सहमत नहीं हूं कि किसी भी तरीके से इस अनुसूचित जाति और जनजाति के जो स्वाभिमानी मतदाता हैं उनको वोट बैंक में समझा जाना चाहिए जी। नंबर 1। नंबर 2, जहां जी का कहना है कि उन्होंने बहुत कुछ किया, मैं ये पूछना चाहता हूँ, पूरे देश की आरसी का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। आज अगर मध्य प्रदेश की शर्मसार हुई है तो किसके राज्य में हुई है? भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली है, जन्मस्थली के सामने क्या क्या प्रकार की दुहाई देते हैं कि इनने बाबा साहब को क्या कर दिया। अरे बाबा साहब को और संत रविदास जी को क्या कर दिया? पहले ये बताओ कि जो उन्होंने सपना देखा था, क्या आपने बाबा साहब के और संत रविदास जी के उस सपने को साकार करने का काम किया? नहीं किया। आज यहाँ गैर बराबरी इतनी बढ़ गई है कि आज यहाँ पीने के पानी के कुओं को लेकर लोग एक दूसरे की खून के प्यासे यहाँ पानी दिलाने में सक्षम नहीं है। सबको समरसता की बात करते हो। आप ये बताइए कि यहाँ जो हमारी छोटी छोटी नौनिहाल बच्ची हैं, ग्वालियर में एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप होता है। गैंग रेप के मामले में ये सरकार मामले को दबा देती है, बंद कर देती है और हाईकोर्ट फैसला करवाता है कि शिवराज सिंह की सरकार ठीक है, ठीक है। मैं एक बार तीसरे मेहमान गण कर लेता हूँ सर, तीसरे मेहमान गण कर लेता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ पॉलिटिकल गैस को पर्याप्त वक्त मिल जाए डिटेल बात करने का। जाएंगे राम जी से जवाब भी लेंगे इसका। मैं तीसरे मेहमान गण कर लेता हूँ। सुरेंद्र जी प्लीज। रंजन श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं आऊंगा, वक्त है अभी हमारे पास। प्लीज राम जी के पास जाऊंगा ये सारे सवाल का जवाब लेने जो आप बोल रहे हैं। मैं रंजन जी को इन करूंगा, माफ कीजिए सुरेंद्र जी प्लीज, माफ कीजिए रंजन जी को इन करूंगा। रंजन जी, बुंदेलखंड में हम अब विषय के इर्द गिर्द रखते हैं। बुंदेलखंड की समस्याएं जो बाकी हैं, उन समस्याओं के साथ साथ ये तो तय है कि बुंदेलखंड में आस्था का भी एक कार्ड है, वो चाहे बागेश्वर धाम महाराज हो, चाहे ये अभी संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर की बात हो। तो ये जो आस्था का कार्ड, और इनमें दोनों में अपर हैंड बीजेपी दिख रही, आपकी टिप्पणी? नहीं, देखिए प्रवीण जी, प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह चाहे बाबा भीमराव अम्बेडकर हो, संत रविदास हो, ये प्रतीक चिन्ह है। तो प्रतीक चिन्ह की लड़ाई है जो भाजपा अपनी तरफ खींचना चाहती है और कांग्रेस अपनी तरफ। हाँ, बसपा तो कॉपीराइट करा के रखना चाहती थी कि ये मेरे हैं। प्रतीक चिन्ह के साथ साथ जब तक जीवन में बदलाव नहीं आएगा, और ठीक है इसी बहाने आप लोग रीच आउट होता है, एक तो एक ग्राउंड होता है और आप रीच आउट करते हैं, चाहे वो सीएम हो या बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हो या कांग्रेस के नेता हो या खड़गे साहब आ रहे हो, अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है। प्रधानमंत्री हैं, इसके माध्यम से आप रीच आउट करते हैं, एक प्रतीक चिन्ह। लेकिन जो मेन चीज है प्रवीण जी, वो है कि उनके जीवन में बदलाव। जब जीवन में बदलाव नहीं हुआ तो जाहिर है भाजपा में आए, भाजपा में नहीं हुआ कांग्रेस में गए। तो मुख्य चीज है बसपा उनने छोड़ी इसीलिए। बसपा आइडियोलॉजी के हिसाब से हम देखें तो इन दोनों से ज्यादा बड़ी आइडियोलॉजी उन्हीं की है। बसपा को आज तक सफलता नहीं मिली, 3% ज्यादा उन्होंने छोड़ा इसलिए क्योंकि बसपा उनकी मदद नहीं कर पाई। जी जी, बिल्कुल सही बात है, वो यूपी में कन्फाइंड रह गए। तो हमें समझना पड़ेगा कि आप प्रतीक चिन्ह लड़ाई लड़िए, संत रविदास की बात कीजिए, उनके सम्मान की बात कीजिए, लेकिन जो उनके जीवन में बदलाव है, महत्वपूर्ण बात, वो बड़ी बात राम जी महत्वपूर्ण बात है। सरकार है आपकी, और रंजन जी तो गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वो कह रहे हैं कि प्रतीकों की लड़ाई अगर आप और कांग्रेस लड़ते रहेंगे उससे तो ठीक है, उनकी जीवन जो शैली है दैनंदिन तौर पर उस वर्ग के लिए का जीवन स्तर सुधारने के लिए आपको लगता है कि पर्याप्त काम किया बीजेपी ने? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यह है कोई भी समुदाय हो उसके स्तर में कितना आप लोग उठाव ला सकते हैं, उसको कितना आर्थिक सक्षम किया जा सकता है, उसको शैक्षणिक रूप से कितना सक्षम किया जा सकता है ताकि स्थिति में रहे। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि संविधान को लिखा जो हमारा प्रतीक चिन्ह, जैसा भाई साहब ने अभी कहा कि भीमराव, हमने उनके जन्म स्थल का कायाकल्प करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अम्बेडकर जी के नाम से हमने यूनिवर्सिटी की स्थापना करी और
इसको उठाने के लिए, इनके लिए आर्थिक कल्याण के लिए, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो चाहे व्यवसायिक क्षेत्र हो, इनके लिए कि हमने योजनाएं बनाई, उसके लिए सब्सिडी का प्रावधान करा ताकि औद्योगिक क्षेत्र में भी ये लोग आगे बढ़ सके। साथ ही शैक्षणिक क्षेत्र में जहां पर स्थितियां निर्मित हुई कि भैया इस वर्ग को आगे उठाने की जो आवश्यकता है, उनके लिए ऐसी स्कॉलरशिप रखी कि भैया विदेश पढ़ाई कर सकते हैं। स्कॉलर का जो पहले आंकड़ा हुआ करता था वो बहुत कम राशि होती थी, स्कॉलरशिप की राशि है और उनके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से हम लोग इस वर्ग को ऊपर कर रहे हो। ठीक है, मोटी बात आपकी, मोटी बात पूरी ले ली। सुरेंद्र जी ये कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं राम जी कि उन्होंने केवल आस्था प्रतीकों और उपमानों और आराध्य के लिए पर काम नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वो योजनाएं भी उन्होंने बहुत सारी गिना दी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी सुनी होंगी। वो कह रहे हैं कि भाई वो तो हर तरह से उनके लिए काम कर रहे हैं। आपकी टिप्पणी? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बहुत निवेदन के साथ मेरे भाई से कहना चाहता हूँ, ये मेरे ही समाज के अपने भाई बाबा साहब संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी पंक्ति में लिखा है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मन चंगा है तो पवित्र गंगा मैया तक उनकी कटौती में आई है। ये पवित्रता का प्रतीक है संत रविदास जी। झूठ का यहाँ कोई दूर दूर तक बात कर नहीं, लेकिन ये साथी मेरे झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। ये चापलूसी कर रहे हैं सरकार की, चापलूसी कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। इस प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के 1,27,000 पद खाली हैं लगातार। उस रोस्टर के पदों को 6-6 महीने के लिए बढ़ाया जा रहा है। बेरोजगारों को उनका हक नहीं दिया जा रहा। बेरोजगार के इस तरीके से अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम जो संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज के नाम से संचालित किया गया, उसमें रोजगार के लिए बैंकों से लोन नहीं मिल रहा। बेरोजगार भटकता घूम रहा है, बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है। आज इस प्रदेश के अंदर जो अनुसूचित जाति के संत रविदास जी के नाम पर प्रदेश के नगरीय निकायों में जो दुकानें आरक्षित किया जाती थी, आज अपने हाउसिंग बोर्ड में जो आरक्षण होता था दुकानों का, वो दुकान। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हाथ के हाथ जवाब, हाथ के हाथ में मुझे जाना रंजन जी की तरफ था, लेकिन हाथ के हाथ जवाब ले लेते हैं। राम जी जवाब दे दीजिए। बहुत सारी उन्होंने भी गिना दी कि ये नहीं किया आपने। राम जी मुझे बताएं, आज संत श्रोमणी जी को आह्वान मिल रहा है, ये कांग्रेस को खुशी हो रही है कि नहीं हो रही है? गवर्नमेंट सुनने के लिए मिल जाए। जीवन भर ये कलपते रहते हैं, में कलपते हैं, कभी रोड पर कलपते हैं। किस तरीके से कुछ अच्छा करो, ये तो आपके पास बोलने के लिए शब्द रहेंगे। आरोप खाली भर लगाने से कुछ नहीं होता। इस वर्ग के साथ ठीक है, तीसरे मेहमान को इन कर लेता हूँ। माफ कीजिए, रंजन जी को इन करूंगा। रंजन जी को इन करूंगा। सर आज के बड़ा डेवलपमेंट पे बात कर लेता हूँ। दोनों से भी उम्मीद करूंगा कि आप सुनना जरूर, हालांकि आप लोग वेल अवेयर हैं तो सुना होगा। रंजन जी को इन कर लेता हूँ। आज के डेवलपमेंट पे बात करता हूँ। सुरेंद्र जी, रंजन जी, आज का डेवलपमेंट यह है, मायावती ने मीटिंग करी दिल्ली में, इसी बात पर करी। मध्य प्रदेश के संदर्भ का भी संदर्भ आया कि भाई अगर जो जीतते हैं विधायक तो ये क्यों टूट फूट हो जाती है, यहाँ वहाँ दल बदल क्यों होता है। और इस बार मायावती ने एक बड़ी मीटिंग करी। मायावती को भी चिंता होगी, भाई 4 से 2 हुई, वो पिछली बार 4 थी, फिर उसके बाद 2018 में 2 हो गई, तो उन्हें भी तो चिंता है कि उनका वोट बैंक जो है वो शिफ्ट हो रहा है। तो आपको लगता है कि बसपा अभी इंडिया और एनडीए दोनों में घोषित तौर पर तो नहीं है, कुछ कमाल कर पाएगी? क्योंकि इन्हीं वर्ग का ये बड़ा वोटर है उनका। बसपा का प्रॉब्लम यह है कि चाहे बसपा हो सपा हो, यूपी सेंट्रिक पार्टीज हैं प्रवीण जी। अभी इन्होंने अपने आप जो दायरा है, भले उनको अच्छा नेशनल पार्टी का नहीं बना पाई है, नहीं बना पाई। नेशनल पार्टी मध्य प्रदेश में आइडेंटिफाई नहीं कर पाए लोगों के साथ, या जो आप साथ करने की बात है, लोगों से जुड़ने की बात है, पहचान की बात है, मध्य प्रदेश के लिहाज से अभी भी वो दूर हैं। तो अगर उनको चिंता वाकई है तो मायावती को मध्य प्रदेश में प्रेजेंस बनानी पड़ेगी, और उसके लिए समय बहुत कम है, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो। नहीं तो ये आज वाली मीटिंग आप लग रहा है फिजूल है उन्होंने जो दिल्ली में नहीं, जाहिर कोशिश करेंगे बिल्कुल। उनको तो नेशनल दिख रहा है, 2024 की लड़ाई है प्रवीण जी, केवल 23 लड़ाई नहीं, 24 की, और 24 जीतना है तो मध्य प्रदेश भी है, यूपी भी है, जाहिर बात है, और जाहिर को सिर बढ़ाना पड़ेगा। दोनों से इसी सवाल पे ले लेते हैं, वक्त बहुत कम हमारे हाथ से फिसल रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि दोनों संक्षेप से जवाब देंगे। राम जी, बसपा अभी घोषित तौर पर किसी के साथ नहीं है, मतलब जो 2 गठबंधन बने, एक तो पहले से घोषित है एनडीए और अब नया इंडिया बना, तो बसपा तो अभी तक घोषित तौर पे दोनों के साथ नहीं। उम्मीद है आपको कि आपके साथ आ जाएगी, या फिर कुछ किसी तरह का अलायंस उनसे हो सकता है, खासकर इस वोटर के संदर्भ में? देखिए, इसकी कोई संभावना नहीं है और शुरुआत भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र चुनाव लड़ेगी और अभी ऐसा कोई संकेत भी नहीं की तरफ से। आपसे आपकी टिप्पणी सुरेंद्र जी, आपको उम्मीद है? आपकी पार्टी के साथ भी नहीं है और आपका तो बड़ा नुकसान करती है वो, जहां भी बसपा लड़ती है तो आपका वो नुकसान करती है। देखिए, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि
जो भी बाबा साहब की विचारधारा के राजनीतिक दल हो, वो सारे के सारे दल अपनी एक विचारधारा, वो है विचारधारा वंचित शोषित वर्ग को उत्थान करने की, उनको न्याय दिलाने की, उनके संरक्षण करने की, वो है काम करने का। सीधे तौर पर काम अगर प्रदेश के अंदर कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी जो काम कर रही है इस वक्त मौजूदा दौर में, आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका राहुल, हमारे ठीक है, रंजन जी से क्लोजिंग ले लेते हैं, वक्त बहुत कम बचा हुआ। सर माफ कीजिए, वक्त बिल्कुल फिसल गया हाथ से, वक्त बिल्कुल फिसल गया हाथ से। रंजन जी से क्लोजिंग ले लेते हैं। रंजन जी, ये जिस तरह की इन्होंने पहले भी हमने कहा स्कूल की तरह तैयारी करी, कई सारी योजनाएं ला दी, और अब ये जातिगत संतुलन साधने की तरफ जो बीजेपी बढ़ रही है, तो होमवर्क आपको दोनों पार्टी में से किसका तेज दिख रहा है अभी तक? नहीं, देखिए, भाजपा ने तो बहुत पहले तैयारी शुरू कर दी थी। कांग्रेस, खड़गे जी के आने से कांग्रेस जरा सा काफी उत्साहित है, और खासकर कर्नाटक में जो उनको सफलता मिली है खड़गे जी की वजह से, उनको लगता है कि माफ कीजिए, वक्त और देता, लेकिन वक्त इससे ज्यादा चर्चा की देता नहीं है। मुझे यहीं पर शुक्रिया अदा करना पड़ेगा तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस बात के साथ मैंने शुरुआत की थी, पैनलिस्ट भी इस बात से सहमत हैं कि ये जो वोटर है, ये वैसा वोटर नहीं है जिसे आप समझते हो कि कहीं भी हाँक दिया जाएगा। ये बहुत बुद्धिमान है, बड़ा एनालिटिकल वोटर है। तो लिहाजा प्रयास कोई भी राजनीतिक दल है वो कर सकता है, और हो भी रहे। अब ये जाएगा किसके तरफ, ये तो तब पता चलेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।